स्वागत है दोबारा से दोस्तों आपका इस चैनल पे BTC ट्यूटोरियल। मैं हूं पंकज। आज आपके लिए लेके आया हूं शिक्षण अधिगम एवं उनके सिद्धांतों में से सेकंड चैप्टर हमारा संप्रेषण है। ये 2 पार्ट में होगा वीडियो, तो जिसका पहला पार्ट हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एक छोटा पार्ट होगा, फिर एक छोटा पार्ट और होगा, 2 पार्ट में होगा। ये एक पार्ट में बहुत लंबा हो जाता है, इसके लिए 2 पार्ट में किया। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। संप्रेषण नाम से ही क्लियर है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, जैसा कि नाम से पता है कम्युनिकेशन। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं, क्या याद रखने हैं और कौन से पॉइंट्स वो हैं जो हमारे BTC एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, DLED एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और क्या हमारे UP TET और CTET में इम्पोर्टेंट है, और क्या सुपर टेट में इम्पोर्टेंट है। मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, ठीक है। फिर इसमें हम लोग मेनली कम्युनिकेशन क्या होता है हम सब जानते हैं। बातचीत करना, अपनी जानकारी को साझा करना सामने वाले तक, और सामने वाले से फीडबैक लेके आप उसको और इम्प्रूवमेंट करना, कम्युनिकेशन को इम्प्रूवमेंट करना। तो इसके कई सारे फैक्टर होते हैं जिसको घटक बोलते हैं। तो हम क्या होता है इस कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है ये जानेंगे, इसका महत्व क्या है, आवश्यकता इसकी क्या है वो जानेंगे, और उसके घटक क्या होते हैं। घटक मतलब कंपोनेंट्स बेसिकली, और ये कितने प्रकार का होता है, और ये इफ़ेक्टिव कैसे हो सकता है, प्रभावशाली कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, जैसे कि हम कम्युनिकेशन सबसे पहले तो स्टार्ट होता है 2 या 2 से अधिक लोग हो सकते हैं कम्युनिकेशन में। इसमें जानकारी का आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन कहलाता है। किसी से कुछ पूछना या कुछ बताना। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, ये हम एक किसी अपने प्राथमिक के बच्चे को रेफरेंस लेके चीज़ों को देख रहे हैं कि आपके घर में कौन कौन से सदस्य हैं, आपके कितने भाई बहन हैं, आपके भाई बहन को आप पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। तो ये ऐसे साधारण से सवाल है, जब हम बच्चे को पूछेंगे तो बच्चा हमसे कम्युनिकेट करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये सवाल उसके दिनचर्या में है और वो हमारे साथ कम्युनिकेशन कर पाएगा, हमारे साथ जुड़ पाएगा, और वो हमारे पास जुड़ेगा तभी हम उसे आगे ले जा सकेंगे और सारी शिक्षण गतिविधियाँ कर पाएंगे। तो जितना अच्छा हमारा कम्युनिकेशन बॉन्डिंग होगा, उतना अच्छा हम उसका शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से हम कर पाएंगे। तो ये सारी सिंपल चीज़ें हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया गया यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शिक्षक उनसे जो सवाल पूछता है उसके उत्तर द्वारा संप्रेषण का अर्थ समझाने का प्रयास करेगा। तो जो हमारे प्रशिक्षुओं से मिले उत्तरों को अधिक परिष्कृत और संप्रेषण का अर्थ समझाएंगे। तो बेसिकली ये सब वही चीज़ें हैं। हम सीधे आते हैं इसकी मीनिंग पे, क्या होता है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, संदेशों एवं विचारों के आदान प्रदान को हम पारस्परिक संप्रेषण कहते हैं, म्यूचुअल कम्युनिकेशन। जैसे 2 या 2 से अधिक लोग हैं और वो किसी संदेश को, किसी विचार को, किसी डाटा को, किसी चीज़ को एक दूसरे से साझा करते हैं और एक दूसरे से बांटते हैं, तो पारस्परिक संप्रेषण कहते हैं, म्यूचुअल कम्युनिकेशन होता है। ये जनरली एक लैटिन वर्ड है कम्युनिकेशन, जो कम्युनी शब्द से बना है। कम्युनी शब्द यहाँ पे आप देख सकते हैं, कम्युनी शब्द से बना हुआ लैटिन शब्द है ये कम्युनी। इसका आशय क्या होता है, सामान्य विचारों, भावनाओं, सूचनाओं के आदान प्रदान से होता है इसका आशय, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं संप्रेषण। अब हम हिंदी में देखेंगे तो ये 2 चीज़ों से मिलके बना है, क्या, सम और प्रेषण। सम और प्रेषण, सम का अर्थ होता है भली प्रकार, और प्रेषण का मतलब होता है भेजना। मतलब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पास ऑन करना या फिर भेजना जिसको कहते हैं, तो वो संप्रेषण कहलाता है। हम किसी बात को भेजते हैं या कुछ भी संदेश हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं, तो वो दैट इज़ कॉल्ड संप्रेषण। ओके, तो ये इसका हो गया, संप्रेषण का मीनिंग हो गया, सिंपल मीनिंग हो गया। इसमें कुछ वैसा पूछ नहीं सकता है, पर आपको कभी ये पूछ सकता है कि ये किस भाषा से लिया गया है, या फिर लैटिन भाषा में कम्युनिकेशन को या संप्रेषण को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना कम्युनी,
जिसका स्पेलिंग है COMMOUNE। ओके ओके। अगला फाइन। अब क्या है प्रभावी संप्रेषण? क्या होता है प्रभावी संप्रेषण? मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कैसे प्रभावशाली होगा कि मैं अपनी बात जो है अधिक से अधिक प्रभावशाली तरीके से आप प्रकट कर सकें। तो उसमें क्या होगा कि जो हम भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सरल होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए और उसमें शुद्धता हो। आप गलत भाषा का या कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है वो ना समझ पाए, या आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो सामने वाला जो है उस गलत को धारण कर लेगा, हमारा बच्चा जो है उस गलत चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा। तो ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए हमें विशेषकर, क्योंकि हम लोग जो है संप्रेषक होते हैं, हम लोग डिलीवर देते हैं स्पीचेस को, या हम टीचर होते हैं तो हम बातों को बताते हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हम उसमें सरलता रखें और उसमें शुद्धता रखें। क्योंकि सरल रहेगा तो बच्चा आसानी से समझेगा, और वो जितना शुद्ध होगा तो वो अधिक से अधिक हम शुद्ध चीज़ें डिलीवर कर पाएंगे। अशुद्ध करेंगे तो बच्चा अशुद्ध सीख जाएगा और फिर आगे चल के वो अशुद्ध ही प्रयोग करेगा, और बचपन में सीखी चीज़ें हमेशा आदमी के दिमाग में एकदम छाप छोड़ जाती है। तो इसलिए बचपन में तो अशुद्ध सिखाना अपराध है। तो इसलिए ये प्रभावी तभी होगा जब ये सरल और शुद्ध होगा। तो इसमें क्या बहुत ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक आपको समझाना होता है, बराबर। ये आपके 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है विश्वसनीयता होनी चाहिए उसमें। मतलब विश्वसनीयता क्या है कि वो जो डाटा है या जो चीज़ हम बता रहे हैं वो विश्वसनीय हो, वो कहीं से गलत ना हो, आप 2-3 जगह से जांचा परखा हो। जैसे कि आज के ज़माने में हम कह सकते हैं कि बहुत सारी फेक न्यूज़ है, वो विश्वसनीय नहीं है। तो ऑथेंटिक चीज़ें जो होती हैं विश्वसनीय, तो वो हमारी जो चीज़ें हों वो विश्वसनीय हों। और क्या होता है संप्रेषण प्रक्रिया की सरलता। तो हम बहुत ईजीएस्ट वे में रोज़मर्रा की चीज़ों से जोड़ते हुए अपनी चीज़ों को सरल करें। संप्रेषण में समयबद्धता हो, कम से कम समय में आप अच्छी से अच्छी बातें। संप्रेषण में लचीलापन होना चाहिए और पश्च पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए, बराबर। ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के सारी पॉइंट हो गए, आप इन्हें नोट कर सकते हो। ये आपके क्या एग्ज़ाम में बीटीसी एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें आएंगे और आपको पॉइंट में लिखना होगा। तो ये अक्सर पूछ लेता है कि वो कौन से पॉइंट होंगे जिनसे हम अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो आप ये पॉइंट आप पॉज करके आप नोट कर सकते हो। और आपको इन्हीं शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत है, आपको लंबे लंबे लॉन्ग नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, और यही पॉइंट आपको एग्ज़ाम में मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं आपको बहुत सारे जगह से लेनी पड़ेंगी, सिर्फ इसके नोट से, या फिर क्योंकि आप जितनी भी परिभाषा याद कर लो वो आपके एग्ज़ाम में कम ही पड़ने वाली। तो आप उतनी परिभाषा याद करो 10-20 जो आपको याद रहे और आप एग्ज़ाम में एग्जैक्ट लिख पाओ। ज़रूरी नहीं कि आप 100 याद करो, आप सिर्फ 10 याद करो, एनफ है। ठीक है। तो यहाँ पे एक परिभाषा है जो है पॉलीलीगन्स के अकॉर्डिंग संचार या संप्रेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों और भावनाओं को प्रभाव आदि का इस प्रकार विनियन करते हैं। विनियन मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरे से लेते देते हैं, करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली बात समझ लेता है। तो ये पॉलीगन्स के हिसाब से हो गया चीज़ें, क्योंकि ये वो कम्युनिकेशन वो चीज़ है जिससे सामने वाला आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसका अर्थ क्या, उसका उद्देश्य क्या और उसका उपयोग क्या हो सकता है, वो अच्छी तरह समझ ले। तो ये पॉलीगन्स के हिसाब से हो गया। यही चीज़ इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाई विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज फैक्ट, आइडियाज़, फीलिंग्स, impressions and the like in the manner that the receiver gains a clear understanding of the meaning, interact and uses of message. Okay. संप्रेषण वही होता है जैसे मैंने आपको बताया, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होती है। ठीक है, यहाँ पे एक परिभाषा लिखी हुई है, आप एकदम सिंपल परिभाषा हम बोलचाल की भाषा में भी देख सकते हैं। कम्युनिकेशन कभी होगा जब दो या दो से अधिक लोग होंगे। तो हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जो है सामान्य सी बात है, इसे हम लिख सकते हैं। इसके माध्यम से क्या हो सकता है, हमारी आवृत्तियाँ और इच्छाएं, आदर्श और सूचनाओं का आदान प्रदान इसमें हम करते हैं। ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया में संचार शब्द के लिए उपयुक्त शब्द संप्रेषण ही है। संचार क्या होता है, संचार मतलब ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन जिसको कहते हैं, संचार ट्रांसमिशन हो गया। तो ये संप्रेषण के लिए संचार शब्द एक अच्छा उपयुक्त है। और क्रय महाशय अपनी एक परिभाषा बताते हैं,
कि ये है परिभाषा क्रय के अनुसार कि किसी वस्तु के विषय में समान या सहभागी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतीकों प्रतीकों का उपयोग ही संप्रेषण है। यद्यपि मनुष्यों में संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम भाषा ही है, फिर भी अन्य प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में कभी आपसे पूछ लेगा किसी एग्ज़ाम में, किसी यूपी टेट या सुपर टेट में, कि प्रतीकों का प्रयोग संप्रेषण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये किसके अनुसार सही है, क्रय के अनुसार या पॉलीलिंग के अनुसार या किसी एक का नाम देगा? तो आपको याद रखना है कि क्रय का परिभाषा था ये, उनके अनुसार ही ये चीज़ थी। ठीक है, तो इन्होंने अन्य प्रतीकों को भी इम्पोर्टेंट माना था, बराबर। उसके बाद डॉक्टर IP तिवारी कहते हैं संप्रेषण जीवन की एक क्रिया है जिसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। संप्रेषण जीवन के साथ शुरू होता है और जीवन के अंत के साथ खत्म हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था में संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, अगर हम लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हमारा जो है समाज और सामाजिक व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी, हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसमें आवश्यकता एवं महत्व क्या है उसका, सिंपल सी बात है। अब इसमें कुछ आवश्यकता और आपको महत्व स्पेशली बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन क्या है वो अगर नहीं होगा तो हम क्या क्या प्रॉब्लम आएगी तो वो सोच के ही हम उसको दे सकते हैं। तो इसका नीड क्या है, जैसे हम ज्ञानवर्धक चीज़ों को बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है, बोध समझ विकसित करने के लिए ज़रूरी है, और इसमें संचार माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। संचार माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं। अभी आगे जो संचार माध्यमों के प्रकार होंगे अब वो आगे मैं बताता हूँ आपको। ओके। वास्तव में उत्सुकता बढ़ाने का काम शिक्षा की भली प्रकार से करता है, इसलिए उसे संप्रेषण कौशल कहा जाता है। संप्रेषण कौशल क्या है? वो कौशल है जिसके द्वारा आप अपनी बात कितने अच्छे से डिलीवर करते हैं, वो आपका कौशल है। सामने वाला कितने अच्छे से तरीके से समझ लेता है तो आपका कौशल है, वो संप्रेषण कौशल इसको बोलते हैं। आप कितना एफिशिएंट है, कितने अच्छे से अपनी बातों को रखते हैं और वो तार्किक ढंग से रखते हैं। ठीक है, और पाठ्य वस्तु को स्वाभाविक तथा तार्किक रूप से व्यवस्थित करना भी शिक्षक का कर्तव्य है। बिल्कुल, एक शिक्षक का काम क्या होता है क्लासरूम में, सिर्फ जाके किताबी ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि आप सारी चीज़ों को खुद से तैयार करके ले जाएंगे और किस तरह से आपको डिलीवर करना है चीज़ों को, आपके स्टूडेंट्स कैसे हैं, किस तरह के हैं, तो उसके हिसाब को आपको अपने पाठ्य वस्तु या आपका विषय वस्तु उसको व्यवस्थित करके आपको प्रिपेयर करके फिर जाना होता है क्लासरूम में। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सोपान हैं जो है इसके, तो उन सोपानों को यहाँ पे लिखा हुआ है। या विभाजन इस ढंग से होना चाहिए कि प्रत्येक सोपान स्वयं में पूर्ण इकाई और साथ साथ आगे आने वाले सोपान से संबंधित हो। सोपान इन द सेंस कि जैसे आप कोई एक चैप्टर पढ़ा रहे हो, उसका जो कंटेंट है वो आप उसको ऐसा बच्चों को बताएं कि अगला आने वाला चैप्टर भी उससे मिलता जुलता हो, उससे रिलेट कर सकता हो। ऐसा ना हो कि आप जो है, और वो फिर रुचिकर भी नहीं होगा। आप एक चैप्टर को दूसरी तरह पढ़ा रहे हैं, फिर दूसरा उससे जुड़ नहीं रहा है, तो वो बिल्कुल उसके लिए नया होगा, उसको मज़ा नहीं आएगा। जिसके लिए आपको हर एक चैप्टर को रिलेट करना। सोपान मतलब वही जो कंटेंट होते हैं उसके, यही यहाँ पे वही कहना चाह रहा है ये। ठीक है, सोपान एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, और पहले का सोपान अपने बाद वाले सोपान से मिलता जुलता होना चाहिए। ओके, और ये कैसे आप ज़्यादा जज कर सकते हो, इसके लिए आपके जो छात्र हैं उनके पूर्व अनुभव को ध्यान रखना पड़ता है। पूर्व अनुभव आपके पहले क्लास में या फिर पहले चैप्टर में क्या अनुभव रहा है, बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, किस चीज़ों में इंटरेस्ट है, किस चीज़ों में उनसे जोड़ के उनको बताना है, तो वो ध्यान रखना होता है। ठीक है, और आपके जो कम्युनिकेशन होगा उसमें निर्देशात्मकता होनी चाहिए। निर्देशात्मकता क्या होती है? ये आदेशात्मक नहीं होना चाहिए, ये निर्देशात्मक होना चाहिए। मतलब आप उन्हें ऐसी परिस्थिति या वातावरण का निर्माण कर सकें जिसके अनुसार छात्र सहज ही गुण ग्रहण कर सकें या फिर उस चीज़ों की ओर जो कि उनका लगाव हो, उनको इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है,
इसके लिए आपको एक अच्छी कार्य योजना तैयार करनी होती है। इस कार्य योजना में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका कौशल क्या है, आप शिक्षण कौशल, आप किस तरह से आप अपनी चीज़ों को डिलीवर करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, आपने पाठ्य योजना कैसी बनाई है, आपने पुराने पढ़ाए गए अध्यायों में से नए अध्याय को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। तो एक अच्छी योजना जो है एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा, आप अच्छा कम्युनिकेशन या अच्छा शिक्षण कौशल कब कर सकते हैं, जब छात्रों के अनुभव का ध्यान रखना होगा, उसमें आपको उसमें निर्देशात्मकता होनी चाहिए, उसमें अच्छी योजना होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, उचित पथ प्रदर्शन होना चाहिए। ठीक है, और उसमें जनतंत्रात्मकता होनी चाहिए। जनतंत्रात्मकता क्या होती है, आप जिस जगह या जिस समुदाय को, जिस स्कूल में जिस विद्यार्थियों के समूह को आप समझाना चाह रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तरह तरह के समाज से लोग जुड़े होते हैं, तरह तरह के तबकों से लोग आए होते हैं, अलग अलग बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं। तो आपको जो है एक समान उनको देखना चाहिए, कोई बिना भेदभाव से परे होना चाहिए। तो ये एक अच्छा संप्रेषण का एक अच्छा जनतंत्रात्मकता जो है एक अच्छे संप्रेषण के लिए ज़रूरी है। उचित पथ प्रदर्शन भी ज़रूरी है। ठीक है, कि आप किस तरह से रोचक चीज़ों को जो है आप बच्चों को डिलीवर करते हैं, वो भी एक संप्रेषण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बालकों की कठिनाइयों का निदान, तो ये आपका शिक्षक होने का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि हर बालक को कठिनाई होगी, और उस कठिनाई को आप अपने स्तर पे कैसे दूर करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप रोचक और चीज़ों को सरल बना के उनकी कठिनाइयों को दूर करेंगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो तेज़ आईक्यू होंगे, तो उनको अलग तरह से डील करना पड़ेगा। तो ये आप इस कौशल की सहायता से, कौन सा कौशल, शिक्षण कौशल, जो संप्रेषण है, एक संप्रेषण का शिक्षण कौशल जो है, उससे आप बालकों की कठिनाइयों का निदान करेंगे। ठीक है, और ये उपचार पूर्ण होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, नवीन सरल प्रक्रियाओं की जानकारी देते हुए बालकों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक कठिनाइयों का उत्तम उत्तम उपचार करना चाहिए। ठीक है, और अब आता है अधिगम से संप्रेषण का क्या संबंध है, मतलब जो लर्निंग हो रही है उसका कम्युनिकेशन से क्या संबंध है। बिल्कुल संबंध है, जैसा नाम से क्लियर है। लर्निंग कब होगी, जब कम्युनिकेशन होगा। तो ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन एक अच्छा लर्निंग हो रहा है, एक ख़राब कम्युनिकेशन तो लर्निंग नहीं हो रहा है। आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो कुछ लोग समझ रहे हैं कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो आपका लर्निंग नहीं। तो ये एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा, लर्निंग उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक अच्छे अधिगम के लिए एक अच्छा संप्रेषण बहुत ज़रूरी है। तो आप ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वातावरण से सीधे संपर्क से प्राणी अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है वही सीखना है। सीखना एक क्रियाशील प्रक्रिया है, उस पर चारों ओर से वातावरण का प्रभाव पड़ता रहता है, बराबर। उसकी रुचि, झुकाव और निपुणता, योग्यता और शक्ति के हिसाब से उचित सीखने की प्रक्रिया सब में होती है। और प्रश्नों के द्वारा विषय वस्तु के प्रति बालकों की जिज्ञासा तथा रुचि जागृत होती है, जिसके कि उसकी रुचि पाठ के प्रति बनी रहे। तो आप क्या है कि आप कम्युनिकेशन में सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन ना हो, आप बोले जा रहे हैं और बच्चे बैठ के सो रहे हैं। आप उनसे बीच बीच में प्रश्न उत्तर से उनको जागृत करते हुए, उनको रुचि डेवलप करते हुए आपको विषय वस्तु जो आपका उसको रुचिकर बनाना होगा, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। आप एक चीज़ बताएं तो वो 4 सवाल पूछें, तो जिज्ञासा और रुचि जागृत होगी, तो एक मज़ेदार संप्रेषण होगा उसमें। और इसमें क्या होगा, अधिगम बहुत अधिक होगा, अधिगम का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, संप्रेषण का महत्व क्या है, वही बेसिक की बात है। संप्रेषण का महत्व है कि हम ज्ञानवर्धक चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी सारी इंद्रियां काम करती हैं, जैसे आँख, कान, नाक, हाथ और शरीर के समस्त अंग क्रियाशील होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, आप संप्रेषण के महत्व में आप ये पॉइंट याद रख सकते हो कि कौन कौन से अंग या हमारे सारी इंद्रियां काम करती हैं इसमें। और संप्रेषण ऐसा चीज़ है कि ये जीवन पर्यंत आप सीखते रहोगे, कभी ख़त्म नहीं होगा जो है। संप्रेषण शिक्षण का एक भाग है, जिसमें शिक्षक के निर्देश प्रशिक्षुओं या शिक्षार्थी के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, बराबर। इसमें रुचियों, प्रवृत्तियों, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से संप्रेषण विषय के प्रति उनकी रुचि व जिज्ञासा ध्यान केंद्रित करता है। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है, बढ़ोतरी। नामांकन की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विद्यालय में बच्चों के ठहराव की स्थिति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा सकता है। किसके माध्यम से? संप्रेषण के माध्यम से। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, आप अपनी बात अच्छे से रखते हो और किसी को कन्विंस करते हो कि हाँ आप विद्यालय में लाइए, तो इससे क्या होगा कि बच्चे ठहरेंगे। आप अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, बच्चे बोर हो रहे हैं, कल से आपकी क्लास में नहीं आएंगे, कल से स्कूल से विद्यालय से उन्हें चिढ़ हो जाएगी, तो वो विद्यालय नहीं आएंगे, तो क्या होगा, बच्चे भागेंगे। तो ठहराव के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको अ, अ, कक्षा में और अनुकूलित वातावरण बच्चों के लिए तैयार करना होगा। ये बहुत, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें बहुत ध्यान से ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन से पॉसिबल है। तो ये सब कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस है कि ये आप पॉइंट जो है एग्ज़ाम में बना के लिख सकते हो। संप्रेषण से क्या होगा सफल शिक्षण जो है एक श्रेष्ठ संप्रेषण पर आधारित है। बिल्कुल, जितना श्रेष्ठ संप्रेषण होगा उतना श्रेष्ठ जो है शिक्षण होगा, वो शिक्षण का सफलता उतना ज़्यादा होगा और उसकी पाठ की रोचकता बढ़ेगी और जो अधिगम होगा उसका रेशियो, उसका अनुपात जो है बढ़ता जाएगा। अब यहाँ आते हैं, जैसे हमने ऊपर बताया था कि आगे चल के हम फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, संप्रेषण के जो घटक होते हैं। तो यहाँ आप एक डायग्राम देख रहे हैं, सिंपल सा डायग्राम है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, प्रेषण। प्रेषण, प्रेषक, प्रेषक, कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर क्या होता है? जैसे हम हैं, अपनी बात को पहुँचा रहे हैं आप तक, तो हम प्रेषक हैं। और हम क्या, जो सब्जेक्ट या हमने जो चीज़ लिया है, कोई संदेश लिया और वो संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं, तो वो हमारा संदेश हो गया 2 नंबर पे, बराबर। फिर उसके बाद हम आता है किसी माध्यम से। माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी हम इंटरनेट और मोबाइल बीच में आ रहा है, तो ये हमारा माध्यम हो गया। और फिर कोई होगा जो इसे सुन रहा होगा, तो वो 4th नंबर पे होगा, अचीवर। ठीक है, प्रापक जिसको बोलते हैं। जब अचीवर के पास जाएगा तो वहाँ 2 चीज़ें होंगी। एक तो वो कुछ रिस्पॉन्स करेगा और उसके प्रापक के पास से फीडबैक लिया जा सकेगा कि जो संदेश दिया गया उस संदेश का क्या फ़ायदा रहा, अच्छा बुरा क्या रहा, तो वो फीडबैक होता है। तो ये सारी चीज़ें कंपोनेंट है। नॉर्मल सी बात है, हम अपनी बात को बता रहे हैं, हम एक टीचर हैं तो हम प्रेषक हो गए। हम जिस सब्जेक्ट या जिस पाठ को बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो हमारा संदेश हो गया, और किस माध्यम से हम दे रहे हैं वो हमारा माध्यम हो गया। और बच्चे जो हैं हमारे, वो प्रापक हैं, वो रिसीवर हैं, अचीवर हैं। और फिर वो कुछ सुनने के बाद कुछ प्रतिक्रिया देंगे, और फिर बाद में उन बच्चों से जो फीडबैक मिलेगा उसे प्रतिपुष्टि कहते हैं। ये घटक हो गए, 6 घटक हो गए किसके? संप्रेषण के। तो बिल्कुल सिंपल सा है। प्रेषक, प्रेषक क्या करेगा? एक संदेश देगा, फिर वो संदेश जो जाएगा किसी के माध्यम से जाएगा, और माध्यम और किसी के पास जाएगा तो प्रापक हो जाएगा, तो वो कुछ फीडबैक देगा और कुछ प्रतिक्रिया करेगा। सिंपल है। प्रेषक क्या होता है? जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम आप प्रेषक हैं, और क्योंकि हम आप जो है यहाँ पे संदेश दे रहे हैं, ठीक है। और प्रेषक जो होता है, जो कम्युनिकेटर होता है, उसकी सफलता का जो मूल आधार होता है वो संदेश होता है कि क्या संदेश दे रहा है। संदेश को सामाजिक विषमता, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, अन्य बुराइयों से आच्छादित नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ माइंड होना चाहिए, उसे कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसे किसी बुराइयों से घिरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो एक एक साइड होकर अपनी बात बताएगा, जो बच्चों के मन पे बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। तो उसे किसी एक साइड ना होके, बल्कि न्यूट्रल होके, बिना किसी भेदभाव के अपनी बात को जो है प्रेषित करनी चाहिए। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? प्रेषक के अंदर प्रेम होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए, सह-अस्तित्व होना चाहिए, आपसी सौहार्द बढ़ाने वाला चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कभी भी पूछ सकता है प्रेषक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो आप हमेशा याद रखो, प्रेम है, सहानुभूति है, सहयोग है, सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व मतलब वो मिल बांट के जो है एक दूसरे का अस्तित्व को बचाए रखना, और आपसी सौहार्द को बढ़ाने वाला होना चाहिए। तो ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किसकी? प्रेषक की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं। शिक्षण प्रेषक को प्रभावी बनाने में प्रेषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल महत्वपूर्ण होती है, अभी हम लोग देख रहे हैं।
और हमारा जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित शिक्षण है, मतलब बच्चे को केंद्र में ही रख के हम सारी चीज़ें सोचते हैं और आसपास और किसी भी चीज़ को लेके हम नहीं सोचते हैं। हम बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव बुरा प्रभाव, हर चीज़ को बालक को केंद्र में रख के ही सोचते हैं। और हमेशा छात्र को विशेषता ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों को। और उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु, मतलब जो हमारे अपेक्षित उद्देश्य हैं, मतलब हमारा शिक्षा का क्या अपेक्षित उद्देश्य है, उसके लिए हम साधन और सुविधाएं जुटाने हेतु प्रेषक को अपना संदेश भली बात प्रेषित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर कोई चीज़ बता रहे हैं तो क्या क्या ध्यान रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये कभी भी पूछ सकता है। तो आपके ये जो कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे छात्रों का बौद्धिक स्तर क्या है, ये आपको ध्यान रख के बताना होगा। और उद्देश्य, जो उसकी उद्देश्य की जानकारी होनी चाहिए कि हम जो चीज़ बता रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, उसको हम भली भांति डिलीवर कर सकें। स्वयं का व्यक्तित्व, विषय वस्तु का चयन भी एकदम अच्छे से करना चाहिए। पाठ्य योजना का निर्माण आपको पहले से करना चाहिए और एक उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री का प्रयोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किस शिक्षण विधि का प्रयोग करें, आपकी सहायक सामग्री कैसी है। जैसे आप ऑक्सीजन का अगर इम्पोर्टेंट बताना चाहते हो या हवा में ऑक्सीजन है, आप बच्चे को दिखाना चाहते हो, तो आप मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती और पानी और ग्लास का एक प्रयोग दिखा सकते हैं। जब मोमबत्ती बुझने लगती है तो उसको ऑक्सीजन खींचता है, तो उस इससे मालूम चलता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वो ऑक्सीजन खींच रहा है। तो उसको पता चलेगा, जो ऑक्सीजन दिख नहीं रही है और ऑक्सीजन जब वो खींचेगा तो उसे मालूम चलेगा। तो सहायक सामग्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो चीज़ें लोगों को हमेशा याद रखती है। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए कि लोग बहुत अलग अलग होते हैं। कक्षा का वातावरण कैसा है, बालक का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, विषयों के साथ संबंध आधारित शिक्षण होना चाहिए कि सारे विषयों में जो है आपस में क्या संबंध है, ये होना चाहिए। आप अभिप्रेरणा क्या है, ये बेसिकली मोटिवेशन है कि आप उनको मोटिवेट करते रहें और निष्पक्ष भाव से, कि आपके अंदर जो है कोई भेदभाव ना हो, ऐसा। संदेश क्या है, संदेश सिंपल है कि आप जो संदेश, जो चीज़ डिलीवर कर रहे हैं वही संदेश है, मैसेज है। जैसे संप्रेषण पूरा होने के लिए संप्राप्ति की आवश्यकता अथवा किसी के द्वारा कही गई बात को उसी तरह समझ लेना संप्रेषण कहलाता है। जैसे प्रेषक स्कूल, स्टेशन आदि शब्दों का शुद्ध बोलना एवं लिखना सिखाता है। वह पहले शुद्ध उच्चारण करके सिखाएगा, ठीक है, पहले वह खुद बोलेगा और फिर बच्चों को, जो ग्राही हैं, उसे सही तरीके से सीखेंगे। अगर स्कूल को स्कूल बोलेगा या सकल को स्टेशन को स्टेशन बोलेगा, स्टेशन को स्थान या स्थान बोलना सिखाता है, तो प्रेषक उसे श्यामपट्ट या चापपट्ट पट्टिका पर लिखकर भली भांति स्पष्ट करके समझाए, अपने मैसेज को क्लियर करें, ठीक है। मीडियम, माध्यम क्या होगा, माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, ओवरहेड प्रोजेक्टर, पैकेज, टेलीफोन, वीसीआर इत्यादि। तो अभी जैसे आजकल क्या है, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी, लैपटॉप और तमाम तरह की चीज़ें जो अभी हैं, तो ये माध्यम हो गए जिसके द्वारा अपनी बात को बोलता है वो। माध्यम कहना होना चाहिए, माध्यम हमारा कैसा होना चाहिए, जो बहुत सस्ता हो, आम जन में बहुत लोकप्रिय हो, व्यवहारिक हो और सबके पास हो। जैसे इसका एक बेसिक उदाहरण है डीडी नेशनल, अभी हमारे देश में सबके पास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी हम सबसे सुलभ माध्यम है, तो अगर हम कोई स्पीच या कुछ डिलीवर करना चाह रहे हैं, हम आम जनमानस तक कोई संदेश जाना चाह रहे हैं, तो हर किसी तक पहुंच जाएगा। अब एक सिंपल उदाहरण आप नेटफ्लिक्स ले लो, वो सब तक नहीं पहुंच सकता है। तो अगर आप कोई बात सब तरीके तक पहुंचना चाहते हो, तो नेटफ्लिक्स एक सर्व सुलभ साधन नहीं है, सस्ता भी नहीं है, लोकप्रिय तो है पर सब तक पहुंच नहीं रहा है। तो इसलिए डीडी नेशनल। तो इसका क्या पॉइंट है कि मीडियम ऐसा होना चाहिए जो सर्व सुलभ हो, सस्ता हो, लोकप्रिय हो और व्यवहारिक हो, ठीक है। और ग्राही, ग्राही क्या होता है, अचीवर होता है, जो हमारी बात को ले रहा है। तो ग्रहण करने वाला जो है वो ग्राही कहलाता है। ये संप्रेषण के 3 मुख्य घटकों में से एक है, संप्रेषक, संदेश और ग्राही। तो इससे क्या होता है, संप्रेषक व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर इस कमी को दूर करता है कि बालक को कौन सा विषय किस विधि से पढ़ाना चाहिए, उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था करता है। ग्राही को अन्य नामों से, जैसे प्राप्त या प्राप्त करता है या ग्रहण करता है इत्यादि नामों से जाना जाता है, ठीक है।
फीडबैक क्या होता है? फीडबैक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर जगह जिस प्रकार अधिगम की प्रक्रिया में सीखने वाला व्यक्ति सीखने की ओर उत्सुक करने के लिए बीच बीच में पुनर्बलन या पृष्ठ पोषण दिया जाता है। पुनर्बलन मतलब मोटिवेशन, या मतलब अगर वो निराश हो रहा है तो उसको फिर से हिम्मत देना, उसे समझाना, ये पुनर्बलन कहलाता है। इसमें सीखने में तारतम्यता, क्रमबद्धता एवं ध्यान की एकाग्रता बनी रहे। उसी प्रकार संप्रेषण की प्रक्रिया में भी प्रापक को समय समय पर प्रतिपुष्टि देना आवश्यक होता है। फीडबैक, फीडबैक में क्या होता है, हमने जो शिक्षण अधिगम दिया हुआ है वो उसे कितना पहुंचा है, क्या पहुंचा है, ये सब वापस लेना। तो उसके बहुत सारी चीज़ें होती है एग्ज़ाम के माध्यम से या मौखिक पूछ के। तो इससे क्या होता है, उसके ज्ञानात्मक एवं भावात्मक विचारधाराओं का जो है पता चलता है और हम फिर उस ओर अग्रसर करते हैं। संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो ये पॉइंट हम आज वीडियो आधा घंटा का हो गया, तो ये आधे घंटे का और वीडियो बचा हुआ संप्रेषण का, तो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ये आपको बताऊंगा। और इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम के लिए, तो मैं फिर फटाफट इसे कंप्लीट करता हूँ, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।